नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप पवार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अल्फा लेबोरेटरी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अल्फा के नाम से ये स्टॉक एनएसई और बीएसई में लिस्टेड है और आज इस वीडियो में हम इस स्टॉक का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस स्टॉक का पूरा डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। जो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस होने वाला है वो एक एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, मैं कोई भी कैंडल चार्ट के भरोसे आपको ये वीडियो नहीं दिखाने वाला। मैं यहाँ पे कंपनी के जो रियल डेटा है वो आपके सामने रखूंगा और उसी के बेस पे इस कंपनी का जो स्टॉक का जो सबसे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपको करके दिखाऊंगा। साथ में मैं बताऊंगा कि भाई यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, किस तरीके से यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न काम कर रहा है। साथ में मैं बताऊंगा कि भाई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको कितना कितना यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, कितने कितने टाइम पीरियड में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। 15 दिन में कितना मिलेगा, एक महीने में कितना मिलेगा, 3 मंथ में कितना मिलेगा और 6 मंथ में कितना मिलेगा। साथ में 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस सभी चीजों पे हम बात करेंगे। साथ में हम बताएंगे कि भाई इक्विटी और कैपिटल दोनों पे रिटर्न कितना देखने को मिलेगा, बुक वैल्यू कितनी है, स्टॉक की लाइफ टाइम एवरेज कितनी है। साथ में एक जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस कंपनी का होता है वो रेसिस्टेंस कितना रहने वाला है। साथ में अगर कंपनी डिलिस्ट हो जाती है तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा। मतलब काफी ज्यादा पॉइंट मेरे पास है। यहाँ पे तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में अगर मैं देने लग गया सभी पॉइंट के तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर आपके पास स्टॉक के अंदर कोई भी अगर आपने यहाँ पे होल्डिंग कर रखी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं दावा करता हूँ कि आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे एक बड़े एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे एनालिसिस देने वाला हूँ। काफी टाइम लगाया है मैंने इस एनालिसिस को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो चलो दोस्तों फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले बात करें हम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस क्या है तो 132 रुपए 81 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 22 रुपए 13 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक फ्राइडे को अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया। ठीक है, स्टॉक में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ में 19.99 मतलब नियर बाय 20% का यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 69 रुपीज 60 पैसे से चल के 132 रुपीज 0.81 पैसे के आसपास गया था। मतलब 69 रुपए से चल के ये स्टॉक 132 रुपए 51 पैसे 81 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया। साथ में अगर इस स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 14.75 के आसपास है, जिसका मतलब है कि जो स्टॉक की जो प्राइस वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा एवरेज से थोड़ा सा बिलो है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ परसेंट आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में, जो इसकी ऑपरेशनल और सेल्स रिपोर्ट है उसके बारे में, जिसको हमें पता चलेगा कि स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद। तो यहाँ पे जो हम क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं वो जून 2024 का देख रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई जो कंपनी के अंदर जो ऑपरेशनल एक्टिविटी चल रही है और सेल्स एक्टिविटी चल रही है आखिर वो क्या चीज है और कितना कितना वहां पे प्रॉफिट और रिवेन्यू कंपनी को देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक में यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 24 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 15% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। साथ में नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास नेट इनकम है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 68% ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। साथ में अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 99% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं इस स्टॉक के थोड़ी सी डीपली एनालिसिस के बारे में। काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे हम इस स्टॉक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालने वाले हैं कि आखिर स्टॉक के अंदर क्या चीज चल रही है। अगर सबसे पहले बात करें मार्केट कैपिटल की तो देखो, मार्केट कैपिटल स्टॉक की जो है काफी अच्छी है। देखा जाए तो जो स्टॉक का प्राइस रेंज है वो 132 रुपए 2 पैसे के आसपास है और यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो 277 करोड़ रुपए के आसपास है। देखा जाए तो मार्केट कैपिटल का ज्यादा होना भी स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा रिस्की होता है और इसका जो लो होना भी काफी मार्केट के लिए काफी रिस्की होता है। अगर इसकी मार्केट कैपिटल इसके प्राइस रेंज से ज्यादा चली जाती है तो उसका एक सीधा सीधा मतलब निकल के ये आता है कि भाई वहां पे जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो इन्वेस्टर्स की है, पब्लिक इन्वेस्टर्स की है। वहां पे आपको प्रमोटर्स देखने को कम मिलेंगे और जहां पे प्रमोटर्स कम देखने को मिलेंगे वहां पे सीधी सी बात है स्टॉक कंपनी की जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो काफी डाउन चली जाती है। वहां पे काफी डाउन आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्टॉक के सबसे मजबूत की पॉइंट के बारे में। किसी भी स्टॉक के अंदर जो सबसे मजबूत की पॉइंट होता है वो आरओसी
और ROCE होता है। देखो ROE का मतलब होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल, कि अगर आप कोई भी कैपिटल होल्ड करते हो एक लंबे टाइम तो उस पर आपको कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक एवरेज यहाँ पे दिखा रखी है कि आपको पर इक्विटी यहाँ पे 9 रुपए 35 पैसे के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। साथ में अगर हम ROC की बात करें तो भाई रिटर्न ऑन कैपिटल, अगर आप कैपिटल के बेस पे इसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हो कि भाई कैपिटल पे हमें कितना रिटर्न देगी कंपनी, तो यहाँ पे आपको 5 रुपए 97 पैसे की एवरेज देखने को मिलती है। साथ में अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो 72 रुपए 20 पैसे इस टाइम स्टॉक की जो बुक वैल्यू है। देखो बुक वैल्यू को हम थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो मैंने 100 स्टॉक खरीदे 50 रुपए के हिसाब से और 100 शेयर खरीदे मैंने 100 रुपए के हिसाब से, तो जो मेरी बाइंग एवरेज है वो आ जाएगी 75 रुपए के आसपास। मतलब जो मेरी एवरेज बाई प्राइस है वो 75 रुपए, ठीक है। और वही मेरी बुक वैल्यू है और वही मेरे स्टॉक की एवरेज है। अगर मान लो मेरा स्टॉक 75 रुपए से ऊपर रहता है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर जैसे ही मेरा स्टॉक 75 रुपए से नीचे गिर जाता है तो मेरे को एक लॉस होना वहां पे शुरू हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे स्टॉक की जो लाइफ टाइम एवरेज है, जहाँ पे इस कंपनी के जितने भी स्टॉक लाइफ टाइम खरीदे और बेचे गए हैं उस स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पे 72 रुपए 20 पैसे के आसपास है। मतलब एवरेज जो है वो 72 रुपए 20 पैसे के आसपास है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, किसी भी कंपनी का जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है वो उसकी बुक वैल्यू होती है। कंपनी कभी भी अपनी बुक वैल्यू को तोड़ती नहीं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जैसे जैसे फ्यूचर्स के अंदर बाय और सेल का प्रोसेस बढ़ता है घटता है तो उसी के हिसाब से बुक वैल्यू भी घटती है और बढ़ती रहती है। फिलहाल जो बुक वैल्यू है वो 72 रुपए 20 पैसे के आसपास है। मतलब कंपनी का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस ये है कि भाई कंपनी में चाहे कितना भी रिसेशन आ जाए, मार्केट में कितना भी रिसेशन आ जाए, लेकिन ये स्टॉक आपको 72 रुपए 20 पैसे से नीचे कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई कंपनी अपने बुक वैल्यू के रेसिस्टेंस को तोड़ देती है तो वहां पे कंपनी पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो जाती है, वो अनटस्टेबल आ जाती है। ASM और JSM की लिस्ट में उसे डाल दिया जाता है और उसे स्पेक्टिंग के मोड में रखा जाता है। कंपनी की एक एक परफॉर्मेंस और एक एक डाटा को सेबी वगैरह प्रॉपर पूरी तरह से उसको जांच में लेते हैं। और वहां पे जो प्रमोटर्स होती है उनकी जो होल्डिंग है वो घटनी शुरू हो जाती है। वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसकी जो परफॉर्मेंस है पूरी तरह से डाउन चली जाती है। और रिजल्ट ये होता है कि आने वाले 1-2 साल के बाद वो कंपनी या तो डिलिस्ट हो जाती है वो, या फिर वो कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की फेस वैल्यू के बारे में कि स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो क्या है। यहाँ पे स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए के आसपास है। सबसे पहले समझते हैं कि भाई फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर इन केस किसी भी केस में अगर ये कंपनी बंद हो जाती है या इस कंपनी का दिवालिया निकल जाता है या कंपनी डिलिस्ट हो जाती है तो आपको रिकवरी के तौर पे कितना मिलेगा। अगर मान लो आपने शेयर 100 रुपए के खरीदे हैं, 150 के खरीदे हैं, या फिर मान लो आपने 200 के खरीदे हैं, तो यहाँ पे आप जब आपका सारा स्टॉक जीरो हो जाएगा या आप बेच नहीं पाओगे कंपनी के डिलिस्ट होने से पहले पहले, और आपका शेयर जीरो हो जाता है तो आपको रिकवरी के तौर पे 10 रुपए पर शेयर मिलेंगे, चाहे आपने शेयर 100 150 200 कितने भी रुपए का खरीद रखा हो, ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में कि इस स्टॉक्स के अंदर हमें अलग अलग किस किस टाइम पीरियड पे कितना कितना शॉर्ट टर्म में रिटर्न देखने को मिलेगा और कितना हमें लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक वीक के लिए होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको 16% रिटर्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर एक मंथ तक होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा वो 18% के नियर बाई आपको देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे आपको नियर बाई 55% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 6 मंथ इसे होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 56% के नियर बाई रिटर्न देखने को मिलता है। 9 मंथ में आपको 26% के नियर बाई आपको रिटर्न देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 1 ईयर तक आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 82% के नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर में आपको 124% के नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स में आपको 152% के नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर में आपको 372% का नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। और 5 साल में आपको 717% का नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। अब घूम फिर के बात आती है कि भाई किस शॉर्ट टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है या लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 और 6 मंथ में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म के अंदर। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 से लेके 5 साल तक अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को भी मिलता है। हालांकि आप 2 ईयर और 3 ईयर भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन 4 और 5 ईयर में आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप उसे एक शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप बड़ा अमाउंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए आप क्या करो कि स्टॉक्स के अंदर सिप स्टार्ट कर दो। सिप एक तरह से जैसे हम FD वगैरह LIC वगैरह करते हैं कि टाइम टू टाइम वहां पे हम किस्त वगैरह भरते रहते हैं,
ऐसे यहाँ पे आप एक छोटे से अमाउंट से सिप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी कस्टम अमाउंट से, ठीक है। और एक टाइम पीरियड आप सेलेक्ट कर लो कि उस टाइम पीरियड पे आप इसकी किस्त भरते रहो। किस्त जो रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिटेक्ट होती रहेगी जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी सिप स्टार्ट करते हो। और जब जिस टाइम पीरियड पे आप इस सिप को क्लोज करोगे उसी टाइम आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, जो भी आपका रिटर्न रहेगा, वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉक के जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में कि स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न क्या है, किस किस बंदों ने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। अगर सबसे पहले प्रमोटर्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर्स की यहाँ पे रेशियो है वो 57.29% के आसपास है, जो इस साल भी अगर देखा जाए तो सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 57.29% यहाँ पे सेम रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम बात करते हैं DII की होल्डिंग, तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर DII की होल्डिंग 0.01% के आसपास थी, जो इस साल DII की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। साथ में अगर FII की होल्डिंग करें, देखो FII का मतलब होता है म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल कंपनी। जितने ज्यादा शेयर आप ऑनलाइन खरीदते हो उस शेयर को आप ऑफलाइन में भी खरीद सकते हो किसी बैंक वगैरह से जाके। बैंक आपको क्या करेगा कि जो वहाँ पे बॉन्ड, म्यूचुअल फंड वगैरह या इक्विटी के तौर पे आपको पेपर वर्क के बेस पे वो आपको शेयर वगैरह दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस वही होता है FII। और इसको क्या कौन हैंडल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको हैंडल करता है। यहाँ पे सेबी का इसका कोई रोल नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इसको हैंडल करता है और वो इसके रेशियो, हर एक शेयर में इसके रेशियो को निर्धारित करता है, भाई कितना कितना रेशियो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। साथ में अगर यहाँ पे FII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर में कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन क्वार्टरली टू क्वार्टरली यहाँ पे जो FII की होल्डिंग है धीरे धीरे बढ़ रही है। और इस टाइम जो यहाँ पे आज के टाइम FII की यहाँ पे होल्डिंग है वो 0.36% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स की। लास्ट ईयर जो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर थे वो 42.69% के आसपास थे, और इस साल अगर देखा जाए तो यहाँ पे होल्डिंग में थोड़ी सी कमी आ गई, यहाँ पे 42.35% के आसपास है। पहले 42.69% के आसपास थे, इस टाइम हो गए 42.35% के आसपास। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स का और पब्लिक इन्वेस्टर्स का जो रेशियो है वो काफी जबरदस्त रेशियो है। साथ में अगर गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो गवर्नमेंट होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। एक DII होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही, एक गवर्नमेंट होल्डिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। अगर बात करें हम प्रमोटर्स के बारे में कि प्रमोटर की होल्डिंग और जो है पब्लिक इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, PI जिसको हम PI बोलेंगे, तो यहाँ पे अगर दोनों की होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग काफी अच्छी है। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग पब्लिक जो इन्वेस्टर्स है उससे अगर कम है तो वहां पे धीरे धीरे परफॉर्मेंस खत्म होनी शुरू हो जाती है। जो लास्ट रेशियो बताते हैं एक्सपर्ट की भाई आपके जो स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है उसका जो रेशियो होना चाहिए वो 30-70 का होना चाहिए, लास्ट जो होना चाहिए, ठीक है। 30% प्रमोटर्स तो आपको स्टॉक में कम से कम देखने को मिलने चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 30% से नीचे आपको प्रमोटर देखने को मिलते हैं तो वहां पे लॉन्ग टर्म तो भूल के भी मत करना, क्योंकि उस कंपनी की धीरे धीरे प्रोग्रेस काफी ज्यादा डाउन होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे जो प्रोग्रेस है वो पूरी तरह से नल हो जाएगी, पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। अगर आज के टाइम इस तरह का कोई स्टॉक हो जिसका मैं एक एग्जांपल दूं तो आप विकास इकोटेक को ले सकते हो। विकास इकोटेक एक केमिकल बेस्ड स्टॉक है जिसने सामने इंडस्ट्री को अभी रिसेंटली खरीदा है। विकास लाइफ केयर का ये स्टॉक है, मतलब एक तरह से दोनों एक ही कंपनी, एक ही ओनर की कंपनी है, ठीक है। तो विकास इकोटेक स्टॉक के अंदर यही कंडीशन इस टाइम बनी हुई है, वहां पे 90% पब्लिक इन्वेस्टर्स है और 10% वहां पे प्रमोटर्स है। और कंडीशन इस तरीके से है कि वहां पे हर एक बंदा अपने पोर्टफोलियो में एक बड़ा लॉस लेके बैठा हुआ है। स्टॉक दिन बे दिन गिरता हुआ जा रहा है, सारा का सारा काम जितने इक्विटी है वो सारी पब्लिक इन्वेस्टर्स के हाथ में। और पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो आप जानते ही हो वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई रुकता ही नहीं, सारे के सारे वहां पे जितने भी पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो या तो शॉर्ट टर्म में निकलने के चक्कर में या फिर वो इंट्राडे खेल के स्टॉक को दिन बे दिन गिराते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और जो नए नए बंदे हैं वो वहां पे एंट्री करते जा रहे हैं सस्ते रेट में, उसको उठा के कुछ दिन के बाद वो भी लॉस, जैसे आज किसी ने उठाया कल वो भी लॉस में हो जाएगा, फिर वो भी इंट्राडे खेलना शुरू करेगा या फिर लॉस के साथ निकलना शुरू करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे स्टॉक्स में लगातार गिरावट होने को देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सुजेस्ट करना चाहूंगा कि स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए।
अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, और अगर आप शॉर्ट रेंज में, अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। हालांकि बाकी मंथ में भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 3 से लेके 6 ईयर तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने अगर कोई भी यहाँ पे होल्डिंग ले रखी है तो वो किस किस प्राइस रेंज के ऊपर आपको ले रखी है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो हमारी एनालिसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमें ये पता चल जाता है कि भाई इस स्टॉक की एनालिसिस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेशियो चल रहा है वो आखिर आम पब्लिक ने मतलब कहाँ पे और किस रेट के ऊपर सबसे ज़्यादा बाई कर रखा है। उससे हमें एक कैलकुलेशंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, जिससे हम आने वाले टाइम में इस एनालिसिस को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सके। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा हमें कलेक्ट करने को मिला, साथ में उनके ऊपर भी हमने यहाँ पे कुछ एनालिसिस बनाई है। ठीक है, स्टॉक तो उन्हीं के बेस पे मैं एनालिसिस यही बोलूँगा कि वो बंदे भी यही बोल रहे थे कि सर हम इसके साथ काफ़ी मतलब खुश है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो उसी बेस पे मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि फंडामेंटल काफ़ी ज़बरदस्त है स्टॉक के, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छे खासे रिटर्न है, साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल भी स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात कि स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी बुक वैल्यू यहाँ देखने को मिलती है। तो स्टॉक को मैं यहाँ पे बाई करने के लिए रिकमेंडेड करूँगा। यहाँ पे प्रमोटर और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का रेशियो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपग्रेड रहे, अपने आप को इंफॉर्मेटिव रख सके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।